लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। इस वीडियो में हम देखेंगे कि लीनियर पीडीई कैसे सॉल्व किया जाता है ऑफ ऑर्डर 1 का। तो पहला टाइप आता है लैग्रांज इक्वेशन। डेफिनेशन देख लेते हैं। एक कॉसी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 जो कि इस फॉर्म का होता है। यहाँ पर पी क्यू ये जो है ये पार्शियल डेरिवेटिव है। जैसा कि हम देखे हैं कि z को हम डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं और x y को इंडिपेंडेंट। तो z का इस x और y के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव होगा पार्शियल डेरिवेटिव उसे ही हम स्मॉल p और स्मॉल q से शो करते हैं। तो यहाँ पर एक कॉसी लीनियर हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिया है। यह जो है यह लैग्रांज इक्वेशन कहलाता है, जहाँ पर कैपिटल P कैपिटल Q और जो कैपिटल R है ये x y z के फंक्शन होते हैं। इसे सॉल्व करने का मेथड है, इसके लिए हम लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन लेकर चलते हैं जो कि होता है dx अपॉन कैपिटल P dy अपॉन कैपिटल Q इक्वल dz अपॉन कैपिटल Z। सॉरी यहाँ R होगा। यही हम P Q R जो कोफिशिएंट है ये नहीं लेते हैं। इसके बाद इन रेशियो को सॉल्व करते हैं और हमें दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिलते हैं जिन्हें हम u और v से शो करेंगे। उसके बाद इस लैग्रांज इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन को लिखने की तीन मेथड हैं, तीन तरीके हैं। इन तीनों तरीकों में से हम कोई एक तरीका यूज़ कर सकते हैं। पहला होता है कि ये जो दो हमें मिले हैं इंडिपेंडेंट जो सॉल्यूशन मिले हैं इन्हें ही हम कॉमा के अंदर लिख लें। फाई हम एक आर्बिट्री फंक्शन ले लें और u कॉमा भी इक्वल 0 के फॉर्म में लिख दें, या हम u इक्वल फाई ऑफ v लिख सकते हैं या v इक्वल फाई ऑफ u भी लिख सकते हैं। इन तीनों में से ये तीनों इक्विवेलेंट हैं। इनमें से भी हम कोई सा भी एक तरीका लैग्रांज इक्वेशन के सॉल्यूशन को लिखने के लिए कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल से लैग्रांज इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है वो देखते हैं। सबसे पहला टाइप 1 है, बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। जैसे फर्स्ट को ही देखते हैं। यहाँ पर हम लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे जो कि होगा dx अपॉन कैपिटल P dy अपॉन कैपिटल Q और dz अपॉन कैपिटल R। P Q R कोफिशिएंट देख लेते हैं, स्मॉल p स्मॉल q और इक्वल के उधर जो x y z का फंक्शन है वो। तो कैपिटल P की जगह यहाँ पर 10x है, Q के लिए 10y है और ये 10z है। यहाँ पर हम दो रेशियो लेकर चलेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे, ये इजीली इंटीग्रेट हो जाएंगे। जैसे हम फर्स्ट टू रेशियो लेते हैं तो फर्स्ट टू रेशियो को लेकर सॉल्व करेंगे, उसके बाद लास्ट टू रेशियो को लेकर सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी दो रेशियो लेकर हम सॉल्व कर सकते हैं, हमें दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिलेंगे। फर्स्ट टू रेशियो ले लेते हैं। वन अपॉन 10 हो जाएगा कॉट एक्स, 1 अपॉन 10 वाई हो जाएगा कॉट वाई डी। इन दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स लॉग साइन वाई। एक कांस्टेंट लगेगा तो अपनी सुविधा से दोनों लॉग में ही है तो इसे भी हम लॉग में ले लेते हैं, लॉग c1। थोड़ा बहुत और सॉल्व हो जाएगा। लॉग का यहाँ प्रॉपर्टी लगा लेंगे, दोनों में लॉग है बीच में प्लस है तो इसे इस तरह से लिखा जा सकता है साइन वाई इंटू c1। यहाँ पर भी प्रॉपर्टी लगाएंगे, दोनों साइड लॉग है तो ये इस तरह से इक्वल हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल हो जाएगा साइन वाई इंटू कॉन्स्टेंट c1। हमें कॉन्स्टेंट c1 की वैल्यू निकालनी होती है तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन साइन वाई। ये हमारा पहला सॉल्यूशन है जिसे हम u इक्वल c1 लिखते थे तो ये हमारा u है, इसे हम अलग रखेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट टू रेशियो को सॉल्व कर लेंगे टेकिंग लास्ट टू रेशियो। इसी तरह से सॉल्व होगा, वहाँ पर भी हम इसको कॉट और इसको भी कॉट z में बदलेंगे, इसी तरह से इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा साइन वाई अपॉन साइन z। ये मिलेगा c2 दूसरा कांस्टेंट। अब दो हमें इन रेशियो को सॉल्व करके दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिल चुके हैं। अब जो लैग्रांज इक्वेशन फर्स्ट है उसका जनरल सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं।
जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। 3 टाइप से लिख सकते हैं हम। एक फाई आर्बिट्री फंक्शन लेंगे और यहाँ पर ये दोनों कांस्टेंट को भरेंगे, मैंने u और v की वैल्यू, तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन साइन वाई कॉमा साइन वाई अपॉन साइन जेड इक्वल टू 0। और यहाँ लिख देंगे कि फाई जो है वह आर्बिट्री फंक्शन है। ये एक तरीका है, और भी कई तरीके हैं। हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। फाई यहाँ पर हम भर देंगे u की वैल्यू साइन एक्स अपॉन साइन वाई और इक्वल में लिख देंगे c2 साइन वाई अपॉन में साइन जेड। ये भी एक तरीका है। ऐसा भी लिख सकते हैं c2 अंदर और c1 बाहर। तो ये 3 टाइप के हैं, कोई सा भी हम इसमें से लिख सकते हैं। अब आगे सेकंड भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन देखते हैं। यहाँ पर भी लैग्रांज फॉर्म का ही है। तो सबसे पहले लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन से लेते हैं। dx अपॉन p का जो कोफिशिएंट है वाई स्क्वायर दिया है, dy q का कोफिशिएंट जो है -xy और dz इक्वल जो भी r x y z का फंक्शन होता है उसको लिखते हैं। ये टाइप 1 के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। इजीली देख सकते हैं कि हम कौन से रेशियो सॉल्व करें जिसका इंटीग्रेशन आसानी से हो सके और हमें कांस्टेंट मिल जाए। तो अगर हम फर्स्ट 2 रेशियो लेते हैं तो दोनों तरफ से y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ y बचेगा और यहाँ x को dx के साथ ले लेंगे और y को dy के साथ ले लेंगे, तो आसानी से इंटीग्रेशन हो सकता है। तो हम फर्स्ट 2 रेशियो ही ले लेते हैं। अच्छे से अगर लिखें तो मैंने बताया y से y कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा dx अपॉन वाई और ये हो जाएगा dy अपॉन -x। थोड़ा और अच्छे से लिखें तो -x को मैं x के साथ लिख लेती हूँ और y को y के साथ। वेरिएबल सेपरेट कर लिए हैं। अब आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा। x का हम जानते हैं x²/2, y का इसी प्रकार y²/2। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा दोनों में /2 है, इसलिए सुविधा के लिए हम c1/2 ले लेते हैं। थोड़ा और इसे हल करें तो ये मिल जाएगा हमें -x² इक्वल y² प्लस c1। कांस्टेंट की वैल्यू हमें निकालनी होती है, तो c1 बराबर हमें मिल जाएगा -x² माइनस y²। माइनस को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, दोनों साइड माइनस का इंटू करके। ये आ जाएगा x² प्लस y²। और ये -c1 है, कांस्टेंट है, इसे कोई नया कांस्टेंट लेट कर लेते हैं। हम ले लेते हैं c2 इक्वल x² प्लस y² और बता देंगे कि -c1 को हमने c2 माना है। तो ये एक हमें मिल गया। अब इसी तरह और कोई 2 रेशियो लेके इसे सॉल्व कर लेंगे। 2 रेशियो लेकर हमें एक कांस्टेंट मिल चुका है। अब बारी है अगला रेशियो समझने की कि अगले हम कौन से 2 रेशियो लें जिससे हमें सॉल्यूशन मिल सके। तो अगर हम पहला और तीसरा लेते हैं तो यहाँ पर dx और dz है, मतलब x और z के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन हो सकता है। तो ये y को हम कैसे एलिमिनेट करेंगे? तो हम पहला और तीसरा से सॉल्व नहीं कर सकते। अगर हम दूसरा और तीसरा लेते हैं यानी कि लास्ट 2 रेशियो लेते हैं तो x से x कैंसिल हो जाएगा। y वेरिएबल जो है वो dy के साथ सॉल्व हो सकता है और z के साथ z वेरिएबल, मतलब यहाँ पर y और z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो हम फर्स्ट और लास्ट ना लेकर लास्ट के ही 2 रेशियो लेकर सॉल्व करते हैं। दोनों तरफ से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ -y आएगा और ये आएगा z माइनस 2y। क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकते इसमें, तो इसे रेशियो के रूप में लिख लेते हैं हम। dy/dz इक्वल -y यहाँ आ जाएगा, तो -y z माइनस 2y। इस तरह से इसे पलट लेते हैं dz अपॉन dy, ये हो जाएगा z माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये ऐसा हो जाए। इसे अलग अलग ले लेते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 2 माइनस z अपॉन वाई। यहाँ y से y कैंसिल हो जाएगा, इसके नीचे y आ जाएगा। अब इसे अच्छे से लिखें तो dz अपॉन dy माइनस z/y इस तरफ आ जाएगा, तो प्लस z/y इक्वल टू 2। अभी हम देख रहे हैं ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है
जनरली हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में पढ़ा है, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जहाँ p और q जो होते हैं वो x के फंक्शन होते हैं। इनका सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है, जिसे लिखते हैं e टू द पावर p dx। जो इंडिपेंडेंट होता है वेरिएबल, उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है। ये फैक्टर निकाल लेने के बाद हम इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन होता है, चूंकि ये y में लीनियर है, मैं यहाँ फॉर्मूला बता रही हूँ, ये y में लीनियर है, इसीलिए इसका सॉल्यूशन लिखा जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो भी आता है इक्वल q इंटीग्रेशन q इंटू फिर से यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे, इसका डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन प्लस एक कांस्टेंट c। ये इसका सॉल्यूशन है। हमारा जो लीनियर इक्वेशन हमें मिला है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मिला है z का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिला है, और y जो है यहाँ पर इंडिपेंडेंट है। तो इसे भी हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा और फिर हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा e टू द पावर p dx। तो यहाँ पर z का जो कोफिशिएंट है 1/y वो लिखेंगे, और यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है, इसीलिए इसका y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा e टू द पावर log y, और हम जानते हैं e के पावर में अगर log वाला है तो ये कैंसिल होकर सिर्फ y हमें देता है, ये log की प्रॉपर्टी है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है हमें y मिल गया। तो इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन जो लिखा आएगा वो इस फॉर्म में आएगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2। z में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसलिए z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है y इक्वल में इंटीग्रेशन जो इक्वल के इस साइड रहता है x का फंक्शन, सॉरी y का फंक्शन है यहाँ पर, तो ये 2 इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन प्लस एक कांस्टेंट हम c लिखेंगे। अगला चूंकि C2 यूज़ कर चुके हैं तो यहाँ पर C3 ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा z y स्क्वायर बाई 2 आएगा इसका इंटीग्रेशन, 2 से 2 कैंसिल होकर सिर्फ y स्क्वायर प्लस C3। हमें ये कांस्टेंट चाहिए, तो zy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू C3। ये हमें दूसरा इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिल गया। लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन के दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिल चुके, वहाँ से C2 और यहाँ से C3। अब हम वो जो हमारा क्वेश्चन है उसका जनरल सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं। हम एक फाई आर्बिट्री फंक्शन ले लेंगे और इसके अंदर ये C2 और C3 की वैल्यू डाल देंगे। तो ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा zy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारा सॉल्यूशन है।